नमस्कार। हस्तक्षेप के जनगण के मन की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आज दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक हरप्रीत सिंह ढींगरा जी। ढींगरा जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो मित्रों, एक तो आज दिन भर की बड़ी खबरों पर हम लोग चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। तो पहले तो आपसे निवेदन ये करेंगे कि आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लीजिएगा अगर आपने पेज अभी तक लाइक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा अगर हमारी बातें आपको कायदे की लगे कि कुछ कायदे के लोग बात कर रहे हैं तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये बात पहुँचे। तो आज जो बड़ी खबर है जिसे कहा जाए, और आज के मतलब एक हफ्ते से जो लगातार देखा जाए एक तरीके से 26 नवंबर से जो बड़ी खबर बनी हुई है वो किसान आंदोलन है। और आज सरकार जो है वो थोड़ा सा झुकी थी किसानों से बातचीत करने के लिए, और जो पहले कहा जा रहा था कि 3 दिसंबर को बात होगी, 3 दिसंबर को बात होगी, उससे पहले ही जो है वो सरकार जो थी वो थोड़ा सा झुकी और किसानों को वार्ता के लिए बुलाया। और आज विज्ञान भवन में शायद लगभग 3 घंटे से ज़्यादा जो है और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत चली, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही जो रहनी भी थी। और वो रहनी इसलिए थी चूंकि सरकार जो है वो, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि उसकी नीयत जो है अभी भी बातचीत के लिए वो इस तरीके से साफ नहीं है, और जो सरकार के वार्ताकार थे उन लोगों के पास शायद कुछ अधिकार जो है वो नहीं है बातचीत को आगे किसी मुकाम तक ले आने के लिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ। चूंकि ये जो जिस तरीके से सेंट्रलाइज्ड सरकार है और सिर्फ 2 लोगों की सरकार, जिसको अरुण शौरी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, वो कह चुके हैं, तो ये लगभग वही 2 लोगों की सरकार समझी जाती है। तो इसलिए भी बातचीत का इसका कोई नतीजा मुझे लगता है जहां तक वो निकलना नहीं था। लेकिन फिर भी एक सकारात्मक पहल कही जा सकती है कि सरकार जो है वो बातचीत की टेबल पे आई, जो कि उसको 2 महीना पहले ही आ जाना चाहिए था। 2 महीने से ज़्यादा पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा था, और आज जब किसान दिल्ली की ओर कूच किए तो पहले उनके ऊपर लाठी भी चलाई गई, पानी की बौछार भी की गई, सड़कें खोदी गई, अब जो है मुकदमे भी कायम कर दिए गए हैं दंगा फैलाने के, इस तरीके के, मतलब सारे हथकंडे जो एक सरकार जो है वो अपना सकती है वो हथकंडे हैं वो सब जो है वो अपनाए गए हैं। इसके बावजूद जो है वो किसान जो है वो बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति इस समय बन रही है ये मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छी नहीं है। सरकार इस पर भले ही जो है अपनी पीठ थपथपाने की कुछ भी कोशिश करे, लेकिन कुल मिलाकर के देश के लिए और देश के अमन चैन के लिए, खासतौर से किसान जो अन्नदाता है उसके लिए तो ये अच्छी है ही नहीं। तो आज जो परिस्थितियां बनी ढींगरा जी, कुल मिलाकर के देखा जाए कि सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई और प्रतिनिधि गए, एक तो पहले ये कि बुराड़ी में जो था कहा गया लोग आएंगे, वहाँ वहाँ पहुँचे। फिर चलिए ये भी हुआ कि चल 3 दिसंबर से पहली बातचीत हो जाएगी, लेकिन आज जो बातचीत हुई तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा क्या, किसान यूनियन जो जो लोग वहां गए हैं, 35 लोग जो गए हैं, जो उनके वक्तव्य थे, उनका यही कहना था कि सरकार सिर्फ एक लीपापोती करना चाह रही है। लीपापोती का मतलब यही है, वो जो आप ही ने बोल दिया कि इन लोगों के पास पावर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, जो लोग मीटिंग में बैठे थे। एक ये कहना कि जी आप 5 लोग चुन लीजिए, हम एक कमेटी बना लेंगे। कमेटी बना लेंगे, कमेटी बना के क्या करेंगे आप? जब किसान कह रहा है कि ये जो 3 कानून है, एक कानून तो ये है कि उसका जो बिजली का बिल है उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी वो बिल्कुल खत्म 2020 के बाद। ठीक है जी। वो इसको रद्द कराना चाहता है, क्योंकि वो सब्सिडी लेता है सरकार से और पंजाब सरकार उसको देती है सब्सिडी। बहुत सी सरकारें दे रही हैं, पंजाब क्या, हरियाणा क्या, यूपी क्या, कई सरकारें देती हैं कि इतने फ्री यूनिट किसान को पहले हैं और उसके बाद ये बिल लगेगा। कई कई तरह की सब्सिडी बिजली में मिलती है किसान को। ठीक है जी। वो तो मिलेगी नहीं जब कानून पास हो गया, स्टेट गवर्नमेंट दे ही, चाहे वो कोई भी कानून बना ले तब भी नहीं दे सकती। अब भरम ये फैलाया जाता है, जिस दिन किसान वहां से चले शंभू बॉर्डर के ऊपर, ये रोक दिए इन्होंने, ये सोचा कि
ये जो हमने शंभू बॉर्डर के ऊपर, वो एक पुल था, सबसे बड़ी बात है पुल के ऊपर रोका गया, घग्गर नदी के पुल के ऊपर रोका गया। ये बहुत बड़ा पुल है, वहां कोई भी हादसा हो सकता था अमलेंदु जी, पुल पुल गिर सकता था, पुल के ऊपर कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उसके ऊपर इन्होंने टीयर शेल चलाए हैं, बम की तरह एक किस्म से बमबारी हुई है उसके ऊपर, जो कि एक शर्मनाक था। और ये क्या सोचते हैं कि जो किसान इतने दिनों से 2 महीने से रेलगाड़ी रोक के बैठा था, सड़कों पे बैठा था पूरे पंजाब में, उसको आप रोक लोगे। फिर मीडिया में इन्होंने प्लांट कराया, इन्हीं की जो बीजेपी की जो मीडिया है, जो ऑनलाइन चलते हैं या क्या है, ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तान का सपोर्ट है इसलिए है। अरे भैया, सरदार पगड़ी बांध लेते हैं तो आपको सारे ही खालिस्तानी दिखने लग जाते हैं। कोई भी हक की बात करे तो आपको खालिस्तानी दिखता है। सरदार के ऊपर पहला यही अटैक करते हैं खालिस्तानी होने का। माइनॉरिटी को अगर मुस्लिम खड़े होते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम है। स्टूडेंट खड़ा हो तो स्टूडेंट को देशद्रोही बोल देते हैं। मतलब इनका तो ये चल ही रहा है। और बातचीत के नतीजे की बात बता रहा हूं, जैसे ही किसान यूनियन के नेता बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि आपने चाय वाय पी? उन्होंने कहा नहीं, चाय उन्होंने ऑफर की थी, हमने नहीं पी, मतलब खाना भी बनवाया था, हमने नहीं खाया, कि हमारे लंगर तो वहां लगे हुए हैं। हमने मंत्रियों को बोला आप हमारे साथ चलो, आपको खीर खिलाते हैं, हमारा लंगर पानी वहां प्रसादा बना हुआ है, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको खिला के लाते हैं, आप क्या खिलाओगे। तो ये एक बड़ी बात है। और इन्होंने ये जो सोचा था कि फूट डाल लेंगे, 5 नेता इकट्ठे हो जाएं, 10 नेता इकट्ठे हो जाएं, ऐसा नहीं है। ये पंजाब से भले ही बहुत सारी यूनियन इकट्ठी हुई है, पंजाब क्या, अब टिकैत साहब भी हैं, यूपी से आ गए हैं, और यूनियन जो हरियाणा की खाप पंचायतों ने कह दिया है कि हम साथ में हैं। हाँ, मतलब सभी खाप पंचायतों ने बोल दिया है। और हरियाणा का जाट समुदाय जो है वो पूरा साथ में है, जो किसान जाट समुदाय है वो पूरा साथ में है। और ये लड़ाई अकेला पंजाब नहीं लड़ रहा है, पंजाब सारे देश के लिए लड़ रहा है, पंजाब अपने लिए नहीं लड़ रहा है। ये किसान को समझ आनी चाहिए। ये जो अपोज कर रहे हैं, अगर पंजाब जीतता है, अगर पंजाब का किसान आगे लगा है, अगर कानून में बदलाव आता है तो ये कानून में बदलाव सारे हिंदुस्तान के लिए है, ये अकेले पंजाब के लिए नहीं है। जी जी। ये और किसान यूनियन भी समझ रही है इस बात को। किसान जगह जगह से जो बाइट्स आ रही हैं मीडिया में, जो असली मीडिया है वो दिखा रहा है, तो वो किसान नाराज ही है सरकार से, वो कोई खुश नहीं है। कोई किसी एक किसान ने ये नहीं बोला जी हाँ जी ये कानून ठीक है। पहली बात तो कानून, आप बोल रहे हैं इस पैनाडेमिक में कानून बनाने का औचित्य क्या था? क्या किसानों ने बोला कि ये कानून बना दिए जाए? आपने कानून बनाए हैं, सिर्फ वो ठीक बोल रहे हैं, अंबानी अडानी के लिए बनाए। और आज जो किसानों ने मीटिंग में बोला कि आपने हमारे डेथ वारंट के ऊपर साइन किए हुए हैं, ये मीटिंग में रखा गया, बोला गया है डेथ वारंट के ऊपर साइन किए हैं सरकार ने हमारे। सरकार, मेरे को तो लगता है कि सरकार नहीं वापस लेगी, ये इतनी जल्दी झुकने वाली नहीं है। तोड़ फोड़ की राजनीति करेंगे, उसको बुला लिया, टिकैत साहब को बुला लिया, तो क्या है, कोई बात नहीं, अलग अलग बुला लो, पर जो पंजाब के किसान है वो वापस आने वाले नहीं है। आप भले ही किसी नेता को बुला के साइन करवा लो, जब तक किसान को पूरा वो नहीं भरोसा होगा, इवन देन किसान जो सड़कों पे बैठे हैं, अगर किसी नेता ने हेरा फेरी करनी चाहिए तो किसान उसको भी उठा के फेंक देंगे। जो सड़कों पे बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है। अगर उन्होंने किसी को नेता बनाया है तो उन्होंने अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए नेता बनाया है। नहीं, और ऐसा हुआ भी योगेंद्र यादव जब मतलब समझाने के लिए पहुंचे, एक तरीके से देखा जाए, मतलब सरकार का पक्ष जो था वो वही रखने के लिए गए थे योगेंद्र यादव, तो किसानों ने भगा दिया उनको। हाँ, क्या मतलब है भीम आर्मी का, क्या मतलब है इसमें? आज जो भीम आर्मी इम्प्लांट की गई है यूपी बॉर्डर के ऊपर, भीम आर्मी का ये इतिहास रहा है कि हमेशा से दंगे करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है और वो आंदोलन खत्म करके भागना पड़ता है वहां से। दिल्ली में क्या हुआ?
जो दंगों की शुरुआत हुई वो भीम आर्मी की वजह से हुई, हम्म, जामिया के बाद जो दूसरे दंगे हुए। हम्म। बिल्कुल, लोगों ने तमाम तमाम लोगों ने ये आरोप लगाया कि मतलब ये जो था भीम आर्मी वाला जो क्या है, रावण है क्या है, कि ये खुद जो था भाषण दे के वो भाग निकला। तो मतलब ये बहुत सी चीजें हैं जो इस तरीके से हो रही हैं। बहरहाल कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी मैं देख रहा था, कल जो है वो एक इंटरव्यू जारी हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं वो, और फरोख्त। जो उनका आर्थिक प्रकोष्ठ क्या है उसके जो है वो बड़े नेता हैं। तो उनका कहना है कि किसानों के आंदोलन के पीछे पंजाब के आड़तियों, बिचौलियों, कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक संगठनों का हाथ है। और उनका दावा है कि नए कानून के कारण सालाना 6,000 करोड़ रुपए के कमीशन पर चोट पहुंचता देख 25,000 आड़तियों ने आम किसानों को भड़काना शुरू कर दिया, जबकि नए बने तीनों कानून किसानों को हित में हैं। भाजपा को उम्मीद है कि सही जानकारी मिलने पर किसानों के बीच नए कानूनों को लेकर गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब अग्रवाल जी के इस वक्तव्य का जो मैंने तर्जुमा किया, वो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अग्रवाल जी ये कहना चाहते हैं शायद कि हमने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप सही है, 25,000 आड़ती जो हैं वो 6,000 करोड़ का अपना नुकसान होता हुआ देख करके जो किसानों को भड़का रहे हैं, और किसान भाग गए, हमने मान लिया। बहुत अच्छी बात। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि वो 25,000 आड़तियों से 6,000 करोड़ रुपया छीन करके कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है? बात तो ये है, इसका भी जवाब दे दें अग्रवाल जी। इसका भी जवाब दें अग्रवाल साहब। मतलब हमने मान लिया आपकी बात सही है, आपका आरोप सही है, किसानों को ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, मतलब आप कह रहे हैं किसानों के हित में, हमने मान लिया किसानों के हित में, तो 25,000 आड़तियों का आप नुकसान क्यों करना चाहते हैं? चलिए अब यही बात मान ली जाए भाई, पंजाब के नंबर एक चीज और सुन लीजिए अमलेंदु जी, मैं आपको टोकता हूँ। जो आड़ती है, आड़ती जो सरकार जो रेट और बोनस बनाती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोनस भी देती है, इस नए बिल से बोनस भी खत्म कर दिया है कि 100 रुपया 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट बोनस देती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 1800 रेट रखा है तो 150 रुपए पंजाब गवर्नमेंट बोनस देती थी। बोनस से क्या होता था, तो 1800 रेट अगर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा तो 1950 रुपए उसकी बिकी। अब 1950 में आड़ती का रोल मैं बता देता हूँ। आड़ती का क्या रोल होता है? मिडलमैन है, ठीक है। आड़ती जो है वो किसान की ट्रॉली आती है, किसान की फसल को उतरवाता है, साफ करवाता है, बोरियों में भरता है, तुलवाता है, तुलवाने के बाद सरकार के गोदाम में पहुंचाता है। उसकी जो रसीद बनती है वो 1950 की बनती है। सुन लीजिए, आड़ती उसमें 1600 की रसीद नहीं बनाता है कि तेरा धान 1600 में बिका, नहीं, 1950 की रसीद बनती है। हाँ, 1950 की रसीद बनने के बाद जब वो पेमेंट आती है उसमें से वो अपनी कमीशन काटता है जो सरकार के द्वारा निश्चित है, ठीक है। वो कोई फालतू तो नहीं ले रहा ना जी। अगर आड़ती की भी बात करें, मैं किसान की बात छोड़ रहा हूं सर, मैं आड़त की भी बात कर रहा हूं। जो बिचौलिया कह रहे हैं, हर मंडी में बिचौलिया, आप बिना आड़ती के क्या सब्जी बेच सकते हैं क्या मंडी में? आड़ती ने अगर दुकान लगाई है, या तो फिर दुकानें ही खत्म हो जाएंगी, वहां की मंडी खत्म हो जाएगी, वहां कोई संभालने वाला ही नहीं होगा। सिर्फ दो मंडी के दो विक्रेता बैठे होंगे, एक अंबानी जी, एक अडानी जी। अडानी स्टोर, अंबानी स्टोर, आप यहां बेच सकते हैं। और किसान जो 200 आड़ती बैठा है जो दिल्ली की मंडी में, आप 200 की बजाय सिर्फ 2 दुकानों पे जा सकते हैं। उनकी मर्जी होगी आप पे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। बाकी आड़ती तो उनके मैनेजर होंगे। तो कहानी जो है ये कुल मिला के, एक्चुअली में जो लॉ को अगर ढंग से पढ़ा जाए और उसको समझा जाए, ये लॉ अंबानी, अडानी और कॉर्पोरेट में जो भी आना चाहते हैं, जो फॉरेन की कंपनीज आना चाहती हैं, ये उनके लिए बनाए गए, ये किसान के लिए नहीं बनाए गए हैं।
नंबर एक, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी खत्म करना। ठीक है जी। आपका जो 15,000 का बिल आता था साल का, वो 30,000 बिल हो गया किसान का। अब किसान को ये नहीं पता कि 1950 रुपए उसकी फसल बिकेगी या 950 रुपए में बिकेगी। कि 500 में ही बिके जाएगी। मतलब उसको नहीं मालूम है कि उसकी फसल का रेट क्या लगेगा। अभी तो किसान जो पंजाब में है, जो धान और जो जो ये दो फसलें उगा रहा है, चावल और धान की जो फसल उगाता है, उसको ये मालूम होता है कि मेरा ये चावल इतने में बिकेगा और मेरी ये जो कनक है इतने में बिकेगी। तो वो खुल के बनाता है कि उसको होता है कि मेरी ये 10 एकड़ की लैंड है या 5 एकड़ की लैंड है, मेरे को इतना धान मिल जाएगा, इतने मेरे को पैसे आ जाएंगे 6 महीने में। वो इस कैलकुलेशन से चलता है कि उसको मालूम होता है कि मेरे को 1950 मिलेगा। और नंबर दो, आड़तिया एक और काम करता है, ये ब्रिज, ये एक रिश्ता बन चुका है, आड़तिया और किसान का रिश्ता बहुत गहरा बन चुका है। वो रिश्ता ये है, मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे को अभी के अभी 5 लाख की जरूरत है, भले ही मेरी फसल 50,000 की होती है। सुन लीजिए, भले ही मेरी फसल सिर्फ 50,000 या 1 लाख की होती है साल की, अगर मेरे को 5 लाख की अभी जरूरत है, मेरे को कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई कुछ भी, किसी भी तरीके की, तो आड़ती क्या करेगा, ठीक है, वहां जाता है किसान, मेरे को 5 लाख की जरूरत है, शाम को 5 बजे गया और 5:25 पे वो 5 लाख लेके आ जाता है। आड़तिया ये नहीं बोलता उस समय कि ये यहाँ साइन कर दे, ये कागज रख दे या क्या है, वो आड़तिया उसको पैसे दे देता है। हाँ, बाद में उससे लिखा पढ़त जरूर करता है, उसकी जमीन भी रखता है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो भी बट्टे खाते में दे देता है, कोई भी आदमी पैसा नहीं देता बट्टे खाते में। आड़तिया उसकी जमीन को रख लेता है अपने पास और उसके ऊपर उसको पैसा दे देता है, पर वो उसको पैसा देने से मना नहीं करता है। और किसान को ये होता है कि मेरे को कहीं से बैंक से तो मिलना नहीं है लोन 2 घंटे में, 1 घंटे में, उसको ये है कि शाम को अगर उसने फोन भी कर दिया अपने आड़तीए को, जिसको जिसको वो बदल देता है हर साल, कि जी लाला जी मेरे को ये पैसे की जरूरत है, वहां पैसे पहुंचा दीजिए 2 लाख 5 लाख, तो आड़तीए बोलेगा ठीक है, वहां दूसरे शहर में भी होगा तो वो अरेंज कर देगा, हाँ जाओ उस दुकान पे जाओ और पैसे उठा लो। ये एक रिश्ता बना हुआ है, ये इस चीज को ये तोड़ना चाहते हैं। ये रिश्ता शुरू से बना है, आज से नहीं बना, ये रिश्ता शुरू से बना है जब से मंडियां बन गई हैं। आप जाके देखो पंजाब की मंडियों की हालात, कितनी अच्छे ढंग से शेड बने हुए हैं, कितने अच्छे ढंग से साफ सुथरी मंडियां बनी हुई हैं, आप जाके तो देखो कभी। खन्ना की मंडी जो है, सबसे ज्यादा धान की खरीद एशिया में वहां होती है, खन्ना की मंडी में। आपके यूपी से धान लेके जाते हैं हरियाणा में बेचने के लिए, यूपी से धान लेके जाते हैं हरियाणा में, पंजाब में बेचने के लिए, ट्रॉलियां ट्रॉलियां भर के जाते हैं, क्योंकि यूपी में दाम नहीं मिलता है। तो इस चीज को ये खत्म करना चाहते हैं, किसान इसीलिए सड़क के ऊपर है। किसान ये कहता है कि ये जो बिल बनाए गए हैं हमारे जी, आपने किससे पूछ के बनाए? क्या किसान जत्थेबंदियों ने कहा था ये बिल बना दिए जाएं? जनरली ये नोटिस होता है अखबारों में कि हम ये बिल बनाने जा रहे हैं, आप अपने विचार रखिए। क्या इसको आप विचार तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो संसद में भी चर्चा नहीं हुई बिलों पे। हाँ, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर बिल पास कर दिए जी, कर दिया जी, कर दिया। आपकी सहयोगी, एनडीए की सहयोगी अकाली दल इतने साल आपके साथ सहयोगी रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से आपका साथ छोड़ गया, 96 मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से आपके साथ में रहा है, आपका साथ छोड़ दिया, 25 साल का साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक देखिए, अकाली दल को पता था अगर अकाली दल वापस नहीं होता है, रिजाइन नहीं देती थी सिमरन कौर बादल और दूसरे लोग, तो उनको पंजाब में राजनीति करना मुश्किल हो जाता। जी जी जी, उनको खड़ा होना पड़ेगा किसानों के साथ, भले ही वो हारे या जीते, वो अलग बात होगी, दूसरी बात होगी, पर उनको किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पंजाब में कौन सी पार्टी नहीं है किसानों के साथ? एक बीएसपी नहीं है और एक बीजेपी नहीं है, एक बीजेपी नहीं है,
देखिए बीएसपी का तो फंडा क्लियर है। बीएसपी तो इसलिए साथ नहीं है कि ये जो बिल आए हैं असल में इसी तरीके के बिल जो थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप का एक बिल जो था, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो वो लेकर के आई थी। अच्छा। हाँ, और फिर उस बिल को भी था वापस होना पड़ा था, वो फिर वापस लिया गया था। तो मायावती तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो अंबानी जी हैं जिनके लिए ये बिल आए हैं, वो अंबानी जी कभी मायावती जी के बहुत नजदीकी हुआ करते थे। हम्म। तो ये जो है ये समीकरण जो है ये इस तरीके के समीकरण हैं। दूसरा, मायावती जी पे इस समय जो है उपकार भाजपा के बहुत ज्यादा हैं, तो वो भाजपा के साथ ही खड़ी होंगी। देखिए इवन देन यूपी से ना तो मायावती जी का कोई स्टेटमेंट आया, ना ही समाजवादी पार्टी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं, आया। वो तो बेचारे बहुत डरे हुए हैं। देखिए यूपी में, उन पर रहम कीजिए, यूपी बेचारे बहुत डरे में हुए हैं। जो समाजवादी अपने आप को बोलते हैं कि हम किसानों के लिए या समाजवाद के लिए खड़े हैं, अरे छोड़ उनका दीजिए उनका किसी का समाजवाद। एक स्टेटमेंट नहीं। देखिए हम तो बात करेंगे ना, हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि जो पार्टियां हैं, इवन देन जेजेपी को हरियाणा में बोलना पड़ा कि किसानों के साथ बात करें। पहले दिन वो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे जी, जो नहीं जेजेपी का मान रहे थे, वक्तव्य और था, जो नहीं जी जेजेपी बहुत के सही नेता है है। बिल, बहुत सही है, बहुत सही है बिल हाँ, बोला था जेजेपी हाँ, ने। हाँ, अब जब पता चला किसान सड़क पे आ गया हरियाणा का, तो हाँ, जेजेपी को पता चला कि 5 मिनट लगेंगे कुर्सी हटते हुए, ये हाँ, किसान है। और हाँ, हो सकता है जेजेपी को रिजाइन भी करना पड़े अगर ये आंदोलन लंबा चल गया, तो कांग्रेस जेजेपी को बीजेपी से हटना पड़ेगा। एक ने तो मना ही कर दिया है, एक एमएलए ने तो विड्रॉ कर लिया है ना जी, रविंदर सिंह हरियाणा ढुल। से। हाँ रविंदर सिंह ढुल है वो परविंदर सिंह ढुल, उन्होंने हाँ जेजेपी छोड़ दी। हाँ, और इंडिपेंडेंट थे वो। हाँ, एक मिनट। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व विधायक जो है वहाँ हरियाणा में, वो खुल के किसानों के साथ में आ गए। बीजेपी के पंजाब इकाई के महासचिव हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सबसे बात ये है, अकाली दल ने इस्तीफा मतलब आपका साथ छोड़ दिया, तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे अगर समझाने की बात है, क्योंकि आपका समझाने के लिए कुछ है नहीं। कुल मिला ये अजमल खान साहब हैं अपने स्थायी एक तरीके से दर्शक हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि राजा कोड़े पर कोड़े मारे जा रहा है, प्रजा उसी राजा की जय जयकार में मस्त है। नहीं सर, इस समय प्रजा जो है वो जो प्रजा नहीं है, प्रजा सड़कों पे बैठी है। जो जय जयकार कर रहे हैं वो भक्त लोग ही हैं। वो वक्त होगी। जो हाँ, प्रजा वक्त। है, जो हाँ, वो प्रजा तो। है वह सड़कों पे ठंड में बैठी है और पानी की बौछार सह रही है। हाँ, ये है। पानी की बौछार भी सही है, डंडे भी खाए हैं, आंसू गैस के गोले भी सहे हैं। अब आप देखिए कि वो, जब इन्हें शर्म नहीं आई, एक 80-80 साल के बुजुर्गों को ये लाठी चलाते हैं, कुछ तो शर्म करो यार। नहीं, जवान पे भी चलाते हैं और किसान पे भी चलाते हैं, मतलब पूर्व सैनिकों पे लाठी जो है 70 साल में पहली बार इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही चली। पूर्व सैनिकों के ऊपर भी लाठी, तो और ऊपर से किसान के उनको ऊपर भी लाठी बदनाम कर चलाते रहे हैं। हैं, हाँ, ऊपर से बदनाम कर रहे हैं। ऊपर से बदनाम करते हैं। एक लाठी मार रहे हैं, ऊपर से बदनाम हाँ, कर रहे हैं। बात बदनाम ये कर रहे है। हैं, दोनों काम। हाँ। एक और बड़ी खबर है जिसपे मुझे लगता है कि थोड़ी सी 5 मिनट की चर्चा उस पर भी कर ली जाए, वो बेहतर होगा। और वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वैक्सीन बनवाने के लिए 3 वैक्सीन कंपनियों में पहुंच गए थे जायजा लेने के लिए, बस उनके जाते ही वैक्सीन बन जाएगी, ऐसा लगता था। अब जो है वो एक बयान अभी मैं देख रहा हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय का आया है, और स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम पूरी आबादी का टीकाकरण करेंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम पूरी आबादी का टीकाकरण नहीं करेंगे, तो फिर ये बार बार जो है वो दिलासा क्यों दी जा रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक बचाव करें, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये किसके लिए की जा रही है? मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय अब तो कह रहा है कि हमने नहीं कहा। तो ये जो एक तरीके से जो छल जिसे कहा जाए जनता के साथ, वो साफ तौर पर छल है। और जो खबर है वो ये है कि जो मीडिया में रिपोर्ट है, मतलब एक रिपोर्ट ये है कि वैक्सीन परीक्षण के दौरान स्वयं सेवकों के साथ होने वाली 2 कथित प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग के मद्देनजर
वैक्सीन लेने के लिए लोगों में भय और संकोच बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार का कोविड-19 वैक्सीन को प्रत्येक व्यक्ति को देने का कोई इरादा नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, वैक्सीन हिचकिचाहट एक अंतर्निहित मुद्दा है जिसका प्रतिकूल घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। आबादी का एक वर्ग सोचता है कि इसे टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डीजी प्रोफेसर बलराम भार्गव ने भी कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पहले जनसंख्या के एक बड़े पैमाने पर टीकाकरण करके वायरस की श्रृंखला को तोड़ा जाए। अब ये जो है, अभी हालांकि एक बीच में खबर आई थी कि यहाँ भी जो है वो 2 लोगों के साथ घटनाएं हुई, वैक्सीन की जो ट्रायल चल रहा था, प्रतिकूल घटनाएं हुई। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है ये अच्छी नहीं है, और जनता के साथ जो है छल मुझे लगता है कि सरकार को किसी भी तरीके का नहीं करना चाहिए। जो भी स्थिति है जनता को साफ साफ बताई जानी चाहिए। ये स्थिति जो है, अब मैं इसके ऊपर दो बात कहूंगा। बात ये है कि ठीक है, आपने फिर बिहार में कैसे कह दिया था कि सबको फ्री टीका दिया? हाँ, सबको फ्री टीका दिया। ठीक है जी, तो कह रहे सरकार ने थोड़ी कहा था, भाजपा ने कहा था। तो सरकार, केंद्र में सरकार तो भाजपा की है, किसी और पड़ोसी देश की तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तानी ठीक है जी। हाँ, मतलब वो भाजपा की सरकार है और मोदी जी की सरकार है। अगर मोदी जी की पार्टी और मोदी जी वहां रैली करके कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो फिर तो वो छल कर रहे थे। नंबर 2 बात अब मेडिकली आ जाती है। मेडिकली ये बात भी किसी हद तक जो मैं पर्सनली जो कह सकता हूँ, मान लीजिए आदि ये तो पूरा टीकाकरण करेंगे ही नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, देश की 15 से 20% आबादी जिसके पास पैसा है और जिस समय वो वैक्सीन मार्केट में आ गई, वो खरीद के लगवा लेंगे, अपने आप लगवाएंगे, क्योंकि जान है तो जहान। डॉक्टर्स के लिए और नर्सों के लिए और जो इनके गवर्नमेंट वाले होंगे उनको देने की कोशिश करेगी। वो भी मेरे को नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल हो पाएंगे इतनी जल्दी करने में, क्योंकि जिस हिसाब से डीले चल रहे हैं, जिस हिसाब से डिली डेलिंग है, और इनके पास तो पैसा भी नहीं है खरीदने के लिए। नहीं, पैसा भी खरीदने के लिए नहीं है, और पैसा खरीदने के लिए हो भी तो सबसे पहली तो बात ये है कि जो वैक्सीन है वो उसकी पहले क्या गारंटी है कि वो सक्सेस हो गई है कि नहीं हो गई है। भाई जितनी जल्दी इसके लिए की जा रही है लगाने के, मतलब जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें कम से कम 2 साल जो है वो किसी वैक्सीन की तैयार करने में, उसके परीक्षण में कम से कम जो है लगता है। और मतलब बीच के आप एक प्रोसेस को छोड़ भी दीजिए तो भी 1.5 साल से कम नहीं लगता, मतलब किसी वैक्सीन को लेकर के। और उसमें बीच में कोई दिक्कत अगर आया है तो वो फिर से नए सिरे से सब ट्रायल शुरू होता है। अब जैसे यूएस में जो है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन तैयार हो रही थी, वो तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, उसको रोक दिया गया। यूके में एक वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है तीसरे चरण का, उसको भी रोक दिया है, चूंकि वहां भी यही दिक्कत आई कि जो जिन पे ट्रायल किया जा रहे थे उनको अजीब तरह की बीमारियां हुई, और जिसको पकड़ में नहीं आया कि वो क्या बीमारियां हैं। तो जब ये स्थिति अभी नहीं है तो इतनी जल्दी मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब जो तरीका है इस पर ध्यान देने के बजाय जो असली चीज थी कि आप जो है वेंटिलेटर्स बढ़ाते, अस्पतालों की संख्या बढ़ाते, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाते, चेन को तोड़ते इसकी कुल मिलाकर के। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चेन तोड़ के काम चल जाए तो सबसे बढ़िया है, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जिनको कोरोना हो ही नहीं सकता है, होगा भी नहीं, क्योंकि उनके एंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं इतनी देर में। जी, मतलब एक बीमारी जब आती है, काफी लोगों को हो चुका है, काफी लोगों से ये चेन को, मान लीजिए आप ऑफिशियली 1 करोड़ तक पहुंच जाने वाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 3-4 करोड़ आबादी तो वैसे ही एंटीबॉडी हो चुकी होगी। और बहुत से लोगों एंटीबॉडी है भी है इंडिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को होता है एस्मेटिक, होता है एस्मेटिक, उसमें होता है। अब ये देखिए, एक स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू भी एक से दूसरे को होता है, हवा से ही होता है, वो भी कण हवा से उड़ के आते हैं और उससे बुखार हो जाता है। पर स्वाइन फ्लू की मेडिसिन बन गई है टाइम, वो आज की डेट में कि 7 दिन आपको खानी पड़ती है, पर वो भी सेम वे में ही है एक किस्म से। मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि जैसे स्वाइन फ्लू एक से दूसरे को हवा से हो जाता है, कि अगर एक कमरे में स्वाइन फ्लू वाला बैठा है और 10 लोग दूसरे बैठे हैं,
तो 5 लोगों को स्वाइन फ्लू हो जाता है उसमें, कण हवा में फैलते हैं। इसी तरह ये भी एक वायरस है, ये वायरस दूसरा वायरस है, वो स्वाइन फ्लू का वायरस दूसरा है, उसकी दवाई मिल चुकी है, इसकी दवाई मिली नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी कोई टैबलेट्स भी बन जाए, जैसे स्वाइन फ्लू की टैबलेट्स बन गई हैं तो इसके भी कुछ बन जाए। ये अभी शुरुआत है। स्वाइन फ्लू में भी बहुत से लोग मरे थे जब स्वाइन फ्लू आया, बहुत से लोग अमेरिका में मारे गए, बहुत से लोग खाल के दौरान मरे। बाद में इसका स्वाइन फ्लू का भी एक इंजेक्शन है आज की डेट में कि अगर वो आप लगवा लेते हो तो फिर बुखार होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं स्वाइन फ्लू होने के। वो 1 साल तक वैलिड होता है, वो भी 1100-1200 रुपए का इंजेक्शन, तो वो भी मिलता है, वो सरकार ने नहीं दिया है, वो भी बाजार से मिलता है, वो भी मेरे को मालूम है। पर बात ये है कि जो सरकारें जो ढोल पीटती हैं ना, ढोल नहीं पीटना चाहिए। आने दो वैक्सीन, हम देखेंगे कैसे करना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप कह सकते हैं लोगों को कि योगदान दीजिए, आप अपना अपना ही खरीद लीजिए, योगदान यही है। आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा नहीं देके आप अपने घर में रिलीफ फंड लगा लीजिए। ये तो हो सकता है। आप ये कह सकते हैं, आप जिसका पैसा नहीं है आप पड़ोसी की हेल्प कर सकते हैं तो पड़ोसी की हेल्प करिए, ये कह दीजिए, लोग करेंगे हेल्प। पर वैक्सीन तो प्रोवाइड कराइए ना मार्केट में, उसके लिए काला बाजारी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि 600 वाली वैक्सीन 6000 की बिक रही है काला बाजारी में, उसको रोकिए, उसके लिए कानून बनाइए, उसके लिए चीजें बनाइए, सप्लाई चेन को बढ़ाइए जी। तो लगने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आधी आबादी को लग गई इंजेक्शन, आधी आबादी ने लगा लिया, तो जो ऊपर नीचे रहते हैं उनको अगर नहीं हुआ तो वहां चेन टूट ही जाएगी, वहां से खत्म ही हो जाएगा। जहां जहां ज्यादा है वहां वहां ये इंजेक्शन हो जाना चाहिए। पहले चरण में तो वही होना चाहिए जहां जहां है, जहां जहां ज्यादा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है उस डिस्ट्रिक्ट को पूरा का पूरा सील करके वैक्सीनेट करना चाहिए। पहली बात तो ये है। पूरे जब तक उस डिस्ट्रिक्ट को सील नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है कि वो इंजेक्शन लगाए बिना दूसरी जगह जा रहा है, फिर वो चेन को तोड़ेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट सील करिए, इंजेक्शन लगाइए, 1 या 2 दिन में उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे करिए। अब आप देखिए ना, एक डिस्ट्रिक्ट में सुबह शाम 2 बूंद पिलाते ही है ना, 2 दिन ही प्रोग्राम चलता है ना जी आपका, कितने वॉलंटियर लगते हैं उसमें। इस तरीके से वॉलंटियर लगा के एक एक डिस्ट्रिक्ट को क्लियर करते जाइए, आराम से सब काम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, हिंदुस्तान है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। आबादी ज्यादा है तो हमारे सोर्सेज भी ज्यादा है। अगर आबादी ज्यादा है तो सोर्सेज भी तो ज्यादा है, वॉलंटियर भी तो ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार को जो है स्पष्ट अपनी नीति जो है वो रखनी चाहिए। वो वही ढुलमुल नीति नहीं होनी चाहिए, ढुलमुल नीति नहीं होनी चाहिए। और जो भी नीति बने वो जनता के हित को ध्यान में रख करके बने, मुनाफाखोरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये हो गई है कि सरकारें जो है वो व्यापारी हो गई हैं, जो कि सरकारों के जो है वो खून में व्यापार समा गया है, तो इसलिए वो हर चीज़ जो है वो व्यापार के नज़रिए से देखती है। जबकि सरकार जो है व्यापार करने के लिए नहीं होती है, व्यापार करने के लिए व्यापारी होता है, फिर सरकार की आवश्यकता क्यों है। सरकार चुनी जाती है देश को चलाने के लिए, और देश को व्यापारी नहीं चला सकता। व्यापारी अपना व्यापार का मुनाफा कमाता है, तो सरकार अगर व्यापारी का काम करने लगेगी तो डेमोक्रेसी जो है वो जीवित नहीं रह सकती। तो कुल मिला के ढींगरा जी, मुझे लगता है कि आज का दो बड़ी मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और इस चर्चा को विराम दिया जाए, चूँकि 33-34 मिनट लगभग होने जा रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा हम लोगों को हो गया है बातचीत करते हुए। तो अपने दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। और यूट्यूब पर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक अवश्य करिएगा। और फिर अगर हमारी बात पसंद आती है तो शेयर अवश्य कीजिएगा। बाकी एक बार आपसे फिर इजाज़त लेते हैं। ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला बातचीत के लिए, और अपने दर्शकों का भी आभार। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको।